अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब, जो कि 28 फरवरी को अमेरिका के बड़े हमले में शहीद हो गए थे, उनकी जो है तफदीन की रसूमात जो हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी पूरे ईरान में, और 9 जुलाई को वो उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार के साथ पाकिस्तान की जानिब से फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस टाइम ईरान में हैं। इन जो है रसूमात में वो शिरकत करेंगे, उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। 2 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं एक्सपेक्टेड हैं इस जनाजे में जो शरीक होंगे। इसके अलावा नजफ़ और करबला के मुकाम इराक़ में वहाँ पे भी बड़े इज्तिमात होने का कहा जा रहा है इस सारे सिलसिले में। और एक बड़ी वार्निंग एट द सेम टाइम इशू की है ईरान ने अमेरिका और इसराइल को कि इन जनाजे की जो सेरेमनीज़ हैं इसमें अगर किसी किस्म का कहीं पे भी कोई एक अटैक भी हुआ तो उस अटैकर को ईरान स्पेयर नहीं करेगा और उसको वो एग्जाम्पल बनाएगा जो कि दुनिया देखेगी। ईरान की तरफ से बड़ी सख्त किस्म की वार्निंग इशू हुई है। प्रोग्राम में हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे पहुँचा है ईरान और अमेरिका का एग्रीमेंट। इनिशियल एग्रीमेंट, प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट इज़ देयर, उसके बाद टॉक्स चल रही हैं। एक राउंड हुआ है दोहा में और एक बड़ा राउंड होने जा रहा है जो है अली ख़ामनेई साहब के जनाजे के बाद, वो भी दोहा में। और उसमें एक्सपेक्टेड है कि यूरेनियम के ऊपर बात हो। स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के हवाले से भी कुछ चीज़ें सेटल होने वाली हैं कि वहाँ पे ईरान अभी तक इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने फ़ी चार्ज करनी है, टॉल लेना है। और इसके अलावा जो $12 बिलियन का जो इनका फ्रोज़न एसेट्स हैं उसके हवाले से बातचीत होनी है। और ईरान काफ़ी होपफुल है कि उसके ऊपर एक तो पाबंदियाँ उठ गई हैं कि वो अपना तेल बेच सकता है दुनिया को। एट द सेम टाइम वो बहुत पर्टिकुलर है कि इमीडिएटली उसके $12 बिलियन जो हैं जो अमेरिका ने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं वो उसको मिले और वो अपनी इकॉनमी में डाले और उसकी इकॉनमी चले। और ये इवेंचुअली 17 जून को ये एग्रीमेंट प्रीलिमिनरी हुआ था और 60 दिन के अंदर अंदर एक फ़ाइनल एग्रीमेंट होना है। तो फाइनली क्या वो एग्रीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यूरेनियम को लेके। अभी अमेरिका और इसराइल की स्ट्रिक्ट वार्निंग है टू ईरान कि अगर उसने यूरेनियम को होल्ड करने की कोशिश की, एटमी हथियार की तरफ देखा, बनाने की कोशिश की, तो वो उसको जो है एक बड़े हमले के लिए ईरान तैयार हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन 40 डेज़ टाइम वेरी मच लाइकली है कि हम एग्रीमेंट की तरफ, फाइनल एग्रीमेंट की तरफ पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स ईरान अगर दुनिया को तेल बेच सका तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी कह दिया कि हम कंसिडर कर रहे हैं ईरान से ऑयल ख़रीदने का। तो इट मींस एक ये भी मार्केट में ख़बर है, पाकिस्तानी मार्केट में, कि पेट्रोल जो है पर लीटर 200 से नीचे आने के चांसेस हैं। तो एनर्जी क्राइसिस जो पाकिस्तान को हर टाइम घेरे में लिए रखता है तो वो भी रिजॉल्व होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेट्स सी किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। इन मौज़ूआत को डाइसेक्ट करेंगे। स्टूडियो में हमने दावत दी है सीनियर जर्नलिस्ट मोहित जाफ़री साहब को, और हमारे साथ जूम पे मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रमीज़ खान। बोथ जेंटलमैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। रमीज़, आपसे शुरू करूँगा। मैं बताइएगा कि जब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब 50 के करीब और इनके लीडर्स हैं, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। उसके बाद एक जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई तो हमें लग रहा था कि वी आर एट द ब्रिंक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा ही था कि आप इसको कुछ और तरह से रीड करेंगे? यकीनन ऐसे ही था। और जितनी भी मेरी आपसे से पहले डिस्कशन होती रही है, मैं हमेशा एक बात आपको कहता रहा हूं कि मेरे अंदाजे के मुताबिक दुनिया इसका क्रेडिट और ममालिक को देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान ने बड़ी अच्छी लड़ाई की, अमेरिका को अपना नॉकडाउन किया। कुछ लोग उसका क्रेडिट पाकिस्तान को और कतर को मीडिएशन के जुमरे में देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल गल्फ कंट्रीज ने भी खासे रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश थी ये पूरा का पूरा रीजन जो है इसको एक और जंग के गर्दाब में धकेल दिया जाए। और जिस तरह से बारहा उसने कोशिश की सऊदी अरब को फ्रेम करने की, अगर आपको याद है जो सेंट्रल बाजार का एहतजाज शुरू हुआ था तब भी जो वॉशिंगटन पोस्ट है और वेस्टर्न मीडिया ने ये कहा था कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब की जमीन को इस्तेमाल करके इंटरवीन करेगा, जो प्रोटेस्ट है उनकी सपोर्ट को आएगा, जिसको पहली बार 28 जनवरी को रिबफ किया, डिनाई किया प्रिंस सलमान ने कि हमने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं की ट्रंप के साथ। उसके बाद जब जंग का आगाज 28 फरवरी को वाला वाकया हुआ तो 28 फरवरी जिसकी जिसकी शहादत का भी आज आप जिक्र कर रहे हैं, उस दिन भी यही खबर निकाली गई वेस्टर्न मीडिया के अंदर कि अगर इजराइल और सऊदी अरब लॉबी ना करता
तो अमेरिका इस किस्म का काम ना करता, इतना बड़ा हमला ईरान पे ना करता, ट्रंप ये हिम्मत ना करता। तो ख्वाहिश राइट फ्रॉम द गेट गो यही थी कि ये जंग किसी तरह से ऑर्गेनिकली आगे बढ़े। ऑर्गेनिकली से बढ़ने का मतलब ये था, एक तरफ ईरान होता और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट होता, सारे गल्फ कंट्रीज होते। लेकिन गल्फ की चूंकि उस तरह से उन्होंने उस तरह सपोर्ट तो प्रोवाइड की, लेकिन इसके अंदर एक पार्टिसिपेंट नहीं बने। एज एज अमेरिका हैड वांटेड, अगर अमेरिका वो गल्फ कंट्रीज पार्टिसिपेंट बन जाते तो मेरे ख्याल हम वर्ल्ड वॉर 3 इस वक्त अपने अपने नेबरहुड में अनफोल्ड होता देख रहे होते। तो उसमें बेसिकली तो गल्फ रीजन और देखें, अगर हम क्रेडिट दें तो ज़्यादा क्रेडिट तो सऊदी अरेबिया और कतर को जाता है इसमें। जी जी जी, रमीज आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने कहा क्रेडिट इसमें ज़्यादा अगर मिडल ईस्ट मैं आपकी ज़्यादा बात ये एग्री करूंगा, लेकिन व्हेन वी लुक एट गल्फ कंट्रीज, व्हेन वी लुक एट गल्फ कंट्रीज, तो मेरा ख्याल है कि हमें गल्फ को एज वन ब्लॉक, एक ब्लॉक की सूरत में लेना चाहिए। सही। क्योंकि आप ये देखिए, ये ने बहुत प्रेशर डाला। उसका प्रेशर ना सिर्फ विद इन गल्फ था, उसने पाकिस्तान के साथ भी मरासम खराब किए थे अपने इसी बुनियाद के ऊपर कि हम क्यों मीडिएशन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गल्फ एज अ ब्लॉक लेड बाय सऊदी अरब, उन्होंने अपनी पोजीशन से बच नहीं किए। दो मुख्तलिफ औकात में कतर और सऊदी अरब ने यह फैसला किया था, अब हम रिटेलिएट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब रियाज लफान में अटैक हुआ और जब कतर की गैस पाइपलाइन पे हमला हुआ, दोनों बार दोनों ममालिक ने ये तय किया कि अब हमला करेंगे। लेकिन देन बेटर सेंस प्रिवेल्ड और दोनों ममालिक ने ये डिसीजन रिट्रैक्ट किया। बावजूद इसके कि यूएई तवातुर से कोशिश करता रहा और इसका कल्मिनेशन पॉइंट तब आया जब उसने ओपेक को भी एग्जिट कर दिया, इस गुस्से में आके कि गल्फ जो है वो यूनिफाइड ब्लॉक की सूरत में मूव नहीं कर रहा। राइट, मोइज जाफरी साहब मुझे बताएं, कल से जो है आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब के जनाजे की रसूमात जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी और 2 करोड़ लोग जो हैं, कहा जा रहा है कि इसमें सारे 6 दिन में कन्वर्ज करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सारी रसूमात में। तो एक तो बताया यू बिन देयर, और ओवरऑल क्या एनवायरनमेंट क्या है ईरान का? डेफिनेटली ये सोम्बर एनवायरनमेंट, और सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा बताएं हमें। देखें, सबसे अहम बात यह है कि ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो एक वेस्टर्न मीडिया ईरान के अंदर जो सिचुएशन है या वहाँ पर जो लोगों के मामलात हैं उनको जिस तरह से पोर्ट्रे करता है कि अपराइजिंग है, लोग जो ये मुल्ला जिसे वो कहते हैं उनसे वो तंग हैं, देर डेफिनेटली कुछ हद तक कुछ सेंटिमेंट है। और उस सेंटिमेंट की वजह ये है रही है कि ईरान को जो है वो दबाने के लिए सालों से सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनको इकोनॉमिकली जो है वो डाउन ट्रॉडन किया जाता है, उनको प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से यही मकसद है कि लोगों की अपराइजिंग हो। मगर जो पॉइंट वो भूल जाते हैं वो ये है कि दे वेरी रिलीजियसली इंक्लाइंड, और वो सिर्फ स्टेट के हेड नहीं थे, एक रिलीजन के, एक पूरे जिसे कहते हैं फेथ के हेड थे। तो वो इट विल रिफ्लेक्ट एंड इट इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टिंग, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग और 100 से ज़्यादा ममालिक के इधर हेड ऑफ स्टेट हैं या हेड ऑफ गवर्नेंस हैं जो कि हिस्सा ले रहे हैं, जैसा कि हमारे भी फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब पहुंच चुके हैं वहाँ पर। तो इस सारे के अंदर जो माहौल है वो बहुत ऑब्वियसली सौंबर है। गम और गुस्सा जिसे कहते हैं वो दोनों बहुत शिद्दत पर हैं, जिसका आपने जिक्र किया कि उन्होंने, और मुहर्रम का महीना भी है, और मुहर्रम का महीना जिस तरह से गुजरा है वो उसने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म किया है इस पूरे सेंटिमेंट को। आप अगर पाकिस्तान में देखें, आप बाकी ममालिक जहाँ पर मुहर्रम को ऑब्ज़र्व किया जाता है वहाँ पर अली ख़ामनेई की, मुज्तबा ख़ामनेई की तस्वीर जो हैं वो लगाई गई, पोस्टर्स लगाए गए जगह जगह। और लाहौर में कम से कम पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा मैंने ज़रूरत से मामूल से ज़्यादा रश देखा कि लोगों के अंदर जो एक्सप्रेस करना चाहते थे उसके लिए वो बाहर निकले। तो इस वक्त जो माहौल है वो दैट इज़ वेरी सॉम्बर, बट गम भी पीक पर है और गुस्सा भी पीक। और आयतुल्लाह ख़ामनेई जो अभी करंट आयतुल्लाह हैं, मुज्तबा ख़ामनेई, आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के साहबजादे, जिनके बारे में ये ऑलरेडी ये चीज़ है कि वो ही इज़ नॉट वेल, शायद इंजर्ड हैं, तो वो इस पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, एवरीबडी सारे एक ही रिपोर्ट को क्लेम जो है वो कोट कर रहे हैं। वो इंडिया के अंदर जो ख़ामनेई साहब, मुज्तबा ख़ामनेई के जो रिप्रेजेंटेटिव या स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि वो इसको अटेंड नहीं करेंगे। ये इंडिया ने रिपोर्ट किया है। और रीज़न क्या? उनकी सिक्योरिटी को साइट कर रहे हैं। मगर जो हम क्या चांस ले सकता है अमेरिका, इसराइल, मतलब मेरा ख्याल है तो फिर अभी रमीज से बात हो रही थी 3rd वर्ल्ड वॉर की, ये तो
इस किस्म का कोई चांस लिया तो फर्दर एस्केलेट करेंगी चीज़ें? नहीं, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो वो फिर एंड ऑफ टाइम्स की तरफ बात चली जाएगी। ये बात, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जहाँ सिक्योरिटी यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस नतीजे, इस सिनेरियो में, मगर उनके इसको स्किप करने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि हम जैसा कि जानते हैं कि वो बहुत सीरियसली इंजर हुए थे। कुछ मुतफरिक रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि शायद उनकी कोई एक आधा लिम्ब जो है वो एम्पूटेट करने की ज़रूरत पड़ी है। उनके चेहरे पर He was in coma as well, जी इस जी, तरह और की उनके बातें चेहरे हैं। पर जो है वो बर्न के निशान है। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी पहली अपीयरेंस जो है वो रिलेटिवली आप कह लें कि सेहतयाब होने के बाद, और इसे ये भी इंडिकेशन मिलती है मुझे तो कम अज़ कम, वन ऑफ द इंडिकेशंस दैट आई गेट, कि शायद मुश्तबा खामनाए साहब जो है वो अभी इसने 100% कैमरा फ्रेंडली नहीं है कि वो उनको इस जगह पर एक्सपोज, या वो पूरी तरह से सही आप नहीं है कि वो उसमें। और राइट नाउ रमेश साहब मुझे बताएं कि इसमें क्या ज़रूरत इस हवाले से आप देख रहे हैं जो इतना स्ट्रिक्ट किस्म का स्टेटमेंट इशू किया ईरान ने, कि अगर अमेरिका और इसराइल ने सोचा भी जनाजे के 6 दिन के अंदर किसी एक तकरीब के ऊपर भी अगर कोई उससे बोलते हैं कि मैं अटैक का वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा था, मतलब कोई शरारत की बेसिकली, तो वो बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन देगा ईरान। तो क्यों ज़रूरत पड़ेगी ईरान, अमेरिका को और इसराइल को कोई शरारत करने की? देखिए, मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने मल्टीपल टाइम स्टॉप किया, बैक स्टॉप किया ईरान को। 2 बार तो नेगोशिएशन के अंदर मामला बिल्कुल हल होने के करीब थे, जब नेगोशिएटर्स को और उनके जनरल्स को मार दिया गया। और ये किलिंग जो है लेबनान में हुई, सीरिया में हुई और इराक में हुई, जिसमें इनके एक और जनरल इराक में जो उसके कुछ के जनरल उनको मार दिया गया। तो मल्टीपल एवेन्यूज के ऊपर इनके लोगों को या इनकी अटेम्प्ट्स को ऑफ मीडिएशन एग्जॉस्ट किया गया। और इस बार जो जनाजा हो रहा है, नेचुरली ईरान इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका ईरान के किसी भी हिस्से पे हमला कर सकता है, इट हैज द फायर पावर। लेकिन साथ साथ ये मैसेज इट वांट्स टू गिव इट टू इट्स ओन पीपल कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसके इस जवाब के साथ मैं एक और बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो अभी आपने पिछले गेस्ट से पूछा ईरान के अंदर के मामला के हवाले से। तो मैं सेंट्रल बाजार के एहतजाज के हवाले से कुछ चीजें आपको बताऊं कि जब सेंट्रल बाजार का एहतजाज चल रहा था, तो मेरी कुछ यूथ के लोगों से वहां बात हुई, जो नेचुरली पीपल इन देयर अर्ली 20s लेट 20s। तो ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ यूथ के अंदर रिजेंटमेंट है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन जहां तक उनकी गवर्नमेंट की बात है, द एंटायर गवर्नमेंट इज मोर ऑफ अ मोनोलिथ, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। उनके जनरल्स, उनकी पॉलिटिशियन, उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, दैट स्टैंड्स बिहाइंड देयर थियोक्रेटिक स्टेट। उनका ये ख्याल था, ये थियोक्रेटिक स्टेट के पीछे हम पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री लीडर्स को हटा के दरमियान में एक गल्फ क्रिएट करेंगे, और उसी गल्फ को प्ले अप करके इनके लोग इतने बाहर निकलेंगे और उस सपोर्ट को हम कहीं ना कहीं से इनको प्रोवाइड करेंगे, और उसी से हम ईरान का पूरा रजीम को टॉपल कर लेंगे, जहां से ईरान का जो अमेरिका का पहला प्लान फेल किया। दूसरा प्लान जिसका मैंने पहले जिक्र किया, दूसरा प्लान ये था कि गल्फ इन्वॉल्व हो जाता। तो मेरे ख्याल 2 बार तो अमेरिका इस पूरे रीजन में बुरी तरह मार खा चुका है। लेकिन जो यूथ के हवाले से सेंटिमेंट है, दैट इज फैक्ट, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस के जहाँ तक उनकी हम बात कर रहे थे कि ट्रिगर कर वो वाली डेथ जिसने ट्रिगर कर दिया प्रॉबेबली वर्ल्ड वॉर 3 को। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि उनकी फर्स्ट डे डेथ ने वो जो अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट था भी, अगर वेस्ट के लिए कोई पॉजिटिव एक इंकलिंग था भी कि भाई हम लोग अगर उनके साथ निगोशिएट करें और उनके साथ फ्रेंडली हो जाएं तो शायद वो हम लोगों के ये इकोनॉमिक मसाइल हल करें और हमारा मसाइल का हल वेस्ट के पास है। वो पहले दिन उनकी शहादत ने उनकी नेशन को और भी ज़्यादा मुत्तहिद कर दिया। सो दैट बेसिकली अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट था भी, और एट द सेम टाइम ईरानियन जो है वो देखें, जब कोई बाहर से अग्रेसर आता है तो आपस के जितने भी इख्तलाफात हैं वो कहते हैं कि इसे हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे, पहले अग्रेसर को निपट लें। तो एग्जैक्टली यही हुआ। मोई साहब, आपसे क्विक इसका आंसर मैं ये चाहूँगा कि ये भी ट्रस्ट डेफिसिट जो है यूएस और ईरान के दरमियान, वो हमें बिल्कुल ब्रिज अप होता नज़र नहीं आया डिस्पाइट प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट। अगर ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा भी इम्प्रूव हुआ होता तो ईरान को ये कहने की ज़रूरत पेश ना आती कि जनाजे की जो रसूमात हैं इसके अंदर आपने कोई सी किस्म की शरारत की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इट मीन्स कि स्टिल अ बिग
मिसट्रस्ट इज देयर, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट लीक हुई है वाइट हाउस इनसाइडर्स और पेंटागन इनसाइडर्स की तरफ से, उसमें ट्रंप अपने बहुत करीबी साथियों को ये कहते हुए पाए गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा तंग हैं और उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इज़राइल उनके जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो पीस डील की तरफ जा रहे हैं उसको मज़ीद सैबोटाज करने की कोशिश करेगा। वो मुझे इस वॉर में घसीटने की मज़ीद कोशिश करेगा और उसका हमने नतीजा आज सुबह भी देख लिया कि लेबनान के अंदर उन्होंने एक और बड़ा हमला किया, गाज़ा के अंदर उन्होंने बड़ा हमला किया। वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हमास का बड़ा लीडर मार दिया। सो इज़राइल इज़ एट इट, वो यहाँ से हिलने वाला नहीं, उसके इंटरेस्ट में नहीं है। और जहाँ तक बात है जंग दोबारा शुरू होने की या ट्रस्ट डेफिसिट के हवाले से, आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद रमीज साहब कि व्हेन यू थिंक ऑफ जीसीसी तो यू कैनॉट थिंक ऑफ देम एज अ सिंगुलर ब्लॉक एनीमोर। अब आप जीसीसी को एक मुतहिदा, एक ही बॉडी या एक ही जहन के तौर पर नहीं देख सकते। हमने देखा है वक्त के साथ कि ट्रंप ने बारहा हर प्लेटफॉर्म पे कहा है कि यूएई ने हमलों में हिस्सा लिया। सो यूएई वाज अ पार्ट ऑफ द अटैक। यूएई तो निकल गया ना एक तरह का। हाँ जी, मतलब उधर से प्रैक्टिकली इट इज देयर, जीसीसी में है वही ना, लेकिन चूंकि अब देखिए कतर डिफरेंट है, कतर इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन। ओमान, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, जी। जो जीसीसी का है, अगर आप ये 6 कंट्रीज जो हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत और यूएई, और इन 6 कंट्रीज की जीसीसी जो है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है, इसका फादर समझा जाता है सऊदी अरेबिया। लेकिन सऊदी अरेबिया की राइट नाउ इज अ टिफ विद या क्लैश कह लें विद यूएई है। तो यूएई ने तो आपने आपको ओपेक से भी निकाल लिया है, तो इट मींस के जीसीसी प्रैक्टिकली डिसॉल्व हो गई है तकरीबन। और रमीज साहब इस पे भी आपका कमेंट चाहूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। जी गो अहेड कर ले। मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि ये जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन सऊदी अरब एंड यूएई, दे हैव ओनली कम टू इट्स हेड। इससे पहले भी दोनों जो है वो अपोजिंग फोर्सेस को यमन में, सीरिया में सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी जनरल काउंसिल को सपोर्ट कर रहा है सीरिया में। सेम इज केस आप पैलेस्टाइन में जाएंगे तो उनकी भी सपोर्ट डिफरेंट है। बल्कि उनके फॉर्मर जो सिक्योरिटी चीफ है पैलेस्टाइन का, वो इस वक्त बैठा हुआ है यूएई के अंदर, जिसको वो शिन बेट के चीफ जो है, इजराइल की एक सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट के चीफ, वहां मिलने आए हैं। तो रीजन के अंदर इस वक्त सऊदी अरब और यूएई एक ब्लॉक के सूरत में निकले थे ईरानी प्रॉक्सीज को ऑफसेट करने के लिए, लेकिन उसके अंदर चलते चलते इन दोनों के इंटरेस्ट आपस में इंटरट्वाइन होते होते क्लैश में आ गए। यूएई एंड सऊदी अरब काफी अरसे से एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, लेकिन जब ये मामला आया ईरान का और इसके अंदर अमेरिकन प्रेशर केम टू बेयर ऑन यूएई, जिसमें उनको उम्मीद थी कि यूएई कन्विंस कर लेगा पूरे गल्फ कंट्रीज को उस प्लान के तहत, जिस प्लान के तहत मैंने आपको जिक्र किया इस जंग को इस रीजन में लाने में, उसमें यूएई नाकाम हुआ। और जिसके बाद आप ये देखा कि यूएई इवन इटसेल्फ हैड टू चेंज इट्स पोजीशन। यूएई ने एक टाइम पे, अगर आपको याद हो, तो ट्रंप ने एक अटैक जो है वो पुल बैक किया था और उसमें ये क्रेडिट दिया कि ये सऊदी अरब और यूएई के कहने के ऊपर मैंने एक हमला करना था, लेकिन हमला जो है इनके कहने पे रोक दिया है। तो आई थिंक इवन यूएई हैज रियलाइज्ड, हैज कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि अगर वो इसी तरह से अपनी पब्लिक पोजीशनिंग लेगा तो और ईरान जो है वो इसी स्ट्रेंथ से काम करेगा, तो कल को वो उस फायरिंग रेंज के अंदर उस क्रॉस हेयर्स में बैठा होगा जिस क्रॉस हेयर्स में रह के वो अपनी इकोनॉमी को लूज कर जाएगा। सही, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं जारी रखते हैं। वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका का प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट जून 17 को हुआ। उसमें यह था कि 60 दिन के अंदर अंदर हमने 3 बड़े इश्यूज जो हैं वो थ्रैश आउट करने हैं, उस पर एग्री करना है एवेंचुअली। पहला यूरेनियम का, ईरान के पास यूरेनियम नहीं होगी। ईरान कहता है कि इतनी यूरेनियम हो कि मैं अपने सिविलियन मैटर्स के लिए इस्तेमाल कर सकूं, लेकिन अमेरिका कहता है बिग नो। दूसरा स्टेट ऑफ हार्मूज का है, वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ, आल्दो जो है शिप्स को गुजरने की इजाज़त दी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें नीचे आई हैं $100 पर बैरल से। और तीसरे नंबर पे इनकी सैंक्शंस वाला मामला था, वो तो खैर समहाउ सॉर्ट आउट हो गया। और प्रॉक्सिस के ईरान जो है प्रॉक्सिस लाइक हमास, हौसिस, हिजबुल्ला, इनको सपोर्ट नहीं करेगा। सो टॉक्स हैज़ बिगन और पहला राउंड जो है वो दोहा में हुआ। उससे पहले जो प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट है वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ। पाकिस्तान में आल्दो के इस्लामाबाद ये कहलाता है प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट MOU जो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर ये साइन होता नथिंग लाइक इट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोहा में एक राउंड हो गया लेकिन कोई इतना पॉजिटिव नहीं रहा। अब
खामनाई साहब के जो फ्यूनरल के बाद इसका सेकंड राउंड होगा दोहा कतर में। बड़ी उम्मीदें हैं उससे लगाई जा रही हैं कि इसमें 2 मेजर इश्यूज जो हैं ये आयरन आउट होंगे इसमें। रमेश साहब मुझे बताएं कि क्या देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हैं इन दोहा, उसमें आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहा है? देखिए, मैं बर्शा साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा। आपके सवाल का जवाब जो है वो पार्शली पहले वो दे चुके हैं इस सेंस के अंदर कि इफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रेन्ड इन, जब तक उनको मजल नहीं किया जाता, उनके ऊपर को पटिया, उनके गले पे को पट्टा नहीं डाला जाता, कोई मसले का हल नहीं निकलना। मेरे ख्याल कल या उससे एक रोज कबल वो लेबनान में थे। लेबनान वो जगह है जहां अमेरिका ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि वो पुल बैक कर गए हैं। अब वहां प्राइम मिनिस्टर, उनका इजरायली प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच जाता है जो बफर जोन के अंदर। व्हाट मैसेज आर दे गिविंग टू द वर्ल्ड? व्हाट मैसेज आर दे गिविंग टू ईरान? उनकी फौजें साउथ में मौजूद हैं, इजरायली फौजें जो हैं। Exactly. What message are they giving? The message they are giving is कि भाई जो करना है कर लो, हमने नहीं पीछे हटना। अमेरिका ने अल्टीमेटली पोजीशन लेनी है कि भाई ईरान ने अगर हमसे बात करनी है तो करे, इजराइल के साथ वो डीकपल करे इस मैटर को। और वहां पे जाके ईरान ने इस पूरे मैटर के ऊपर जाके एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है कि अगर आप लेबनान के अंदर और पैलेस्टाइन के अंदर या स्पेसिफिकली लेबनान के अंदर कोई पीस नेगोशिएशन नहीं करा सकते, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग डिस्कशन विद ईरान, और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस एंटायर नेगोशिएशन, जिसको अमेरिका फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पे और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लेकर आएगा। सो आई थिंक अभी ऑन द वे फॉरवर्ड बहुत सारे मसाइल हैं जिसका हल सरेदस्त कोई नजर नहीं आता जब तक कोई इजराइल को काउंटर करने वाली फोर्स जो है वो सामने नजर नहीं आएगी, या इजराइल को काउंटर करने की फोर्स कोई सामने बनती दिखाई नहीं देती। क्योंकि अगर आप देखें ना, आपके पास यूएन जो है वो उसके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। काउंटर सिर्फ अगर कोई कर सकता है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। डोनाल्ड ट्रंप में इनका अमेरिका, अदरवाइज तो मुस्लिम कंट्रीज में इतना दमखम नहीं है। आपके सामने ही है प्रैक्टिकली, अगर मैं बात करूं तो तभी नहीं। देखिए, मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप के पास भी लीवे बहुत कम है, क्योंकि आगे उनके जनरल इलेक्शन, जिनको कॉन्सेप्ट के इलेक्शंस बोलते हैं, वो आ रहे हैं। तो उस इलेक्शन से पहले पहले अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी नेगोशिएशन डील का हिस्सा बनेगा, तो आई हाईली डाउटेड। हाँ, दूसरा हाल ये है कि वो विद इन इजराइल जो है कोई इस किस्म की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर एंगेज करे अमेरिका, कि जहां उसको लगे, नेतन्याहू को लगे कि मेरी गवर्नमेंट को पूरी तरीके से गिराने के लिए अमेरिका पीछे हटेगा, तो शायद ट्रंप की बात थिंक वो किसी भी सूरत में अपनी पोजीशन से बच करेगा। बिकॉज इफ ही बचेस दैट मींस ही वुड लूज अ लॉट ऑफ वोट्स, और वो कभी वोट लूज नहीं करेगा। वो उसको बंदे मारने पड़े वो बंदे मारेगा, वो मुसलमानों पे और जेनोसाइड करना पड़े वो और जेनोसाइड करेगा, लेकिन वो इस वॉर के ऊपर कोई हैंड ब्रेक नहीं खींचेगा। जाफर साहब, इसमें जो नेतन्याहू है, देखें उनका भी आगे इलेक्शन आ रहा है इन फ्यू मंथ्स टाइम में, और उसमें ये इसकी पॉपुलैरिटी जो है, पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बिल्कुल नीचे की जानिब है। तो आपको लगता है कि मिस एडवेंचर एक आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में हम एक्सपेक्ट करें फ्रॉम इसराइल? आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, महीनों में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मिस एडवेंचर वो कर चुका है आज की तारीख में। जब से सीज़ फायर हुआ है तब से इजराइल ने उस सीज़ फायर को रिकग्नाइज करने से इनकार किया है। उसके एक्शन से नज़र आता है कंटिन्यूज टू पाउंडिंग ना जी, कंटिन्यूज टू पाउंड लेबनान, कंटिन्यूज टू और दूसरा जो एक चीज़ जिसके ऊपर दुनिया की लेबनान और ईरान की वजह से नज़र हटी हुई है कि गाज़ा के अंदर जिस एग्रीमेंट पे पाकिस्तान ने और उन 8 मुसलमान ममालिक ने साइन किए हैं, उसकी जो आउटसाइड बाउंड्री थी जहाँ पर इजरायली फ़ौज को होना था, और 73% जो है वो गाज़ा फ़लस्तीनियों के पास होना था, वो 73% से आगे हो के इस वक्त 51% तक इजरायली फ़ौजें आ चुकी हैं। तो गाज़ा के ऊपर भी जो है उनका कब्ज़ा मज़ीद से मज़ीद तर होता चला जा रहा है। ईरान, देखें ये जो सारा कुछ नज़र आ रहा है, अगर आप इसको फैक्चुअल और आप इसको लॉजिकल सेंस से देखें तो आप इसको एक हाइएटस तो कह सकते हैं, आप इसको एक पॉज तो कह सकते हैं, मगर जंग बंदी जो फरीक मौजूद हैं, 1-2 दिन 24 घंटे के लिए भी नहीं इजराइल ने होने दी मुकम्मल जंग बंदी। और जो दूसरा सवाल आप कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, उसमें भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो इंसाइडर्स हैं जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं इसको, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अभी ये इनिशियल टॉक्स के अंदर ईरान ने अभी बात करने की इजाज़त ही नहीं दी है। वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बात हो रही है, उसके अलावा फ्रोजन एसेट्स के ऊपर। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें देखें इवेंचुअली तो बात सबसे बड़ी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से एक ही बात होती है कि हमने ईरान को जो है न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। इट मीन्स कि अमेरिका अपना माइंड बताता है कि बाकी चीज़ों में वो फ्लेक्सिबल है।
यूरेनियम को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं है। मुझे मेरा क्वेश्चन ले लीजिएगा, ईरान के जो स्टेटमेंट्स हैं यूरेनियम को लेके कि हमने यूरेनियम जो इस टाइम उसके पास मौजूद है वो डिक्लेयर कर चुका है कि स्टॉक पाइल है उसके पास 440 किलोग्राम का, तो उसको दो ऑप्शन उसे दी जा रही हैं, या तो वो उसे हैंड ओवर कर दे टू एनी थर्ड कंट्री, या जो एटॉमिक आपके इंस्पेक्टर्स हैं वो आके उसको पोजेशन लें और खुद से तल्फ करें, या अमेरिका बहादुर खुद उसको ले ले। इस तरह की सारी प्रोपोजिशन या प्रपोजल उसको दी गई हैं, लेकिन ईरान इस हवाले से कोई भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान क्यों स्टिक अराउंड है यूरेनियम को लेके, और मतलब यह है कि इस पर फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है? अच्छा, इसमें ना दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, दो मुख्तलिफ राय हैं इसमें। एक बात तो बहुत क्लियर है कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक बहाना बना के, क्योंकि ईरान से जो पेट्रो डॉलर है उसको ख़तरा है, बड़ा ख़तरा वो है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब को या न्यूक्लियर वेपन को बहाना बना के ये जंग इनिशिएट की जाती है। जबकि अली ख़ामनेई जिनकी शहादत की उनकी रसूमात उनकी तदफीन की होने वाली हैं, उन्होंने फतवा जारी किया हुआ था, और अगर हम ये मानते हैं कि जो 2 करोड़ लोग सड़कों पे आ रहे हैं ये उनकी बात को मानते थे, तो फिर ईरान के अंदर तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के ख़िलाफ़ फतवा था, तो वो तो उन्होंने कभी, लेकिन हुआ क्या है बेसिकली कि अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है या मैंने जितना लोगों से बातचीत की है या जो पढ़ा है उसके मुताबिक ईरान किसी सूरत अपना यूरेनियम किसी को हैंड ओवर करने में इंटरेस्टेड नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। दूसरी बात उन्होंने ये ज़रूर कही है कि हम अपना सिविलियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी किसी सूरत तल्फ करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आगे बात ये है कि वो कहते हैं कि जी आप इंस्पेक्टर्स भेजें, वो आए, इंस्पेक्टर तो पहले भी आए थे जाफरी साहब, इंस्पेक्टर तो पहले भी आए थे, तो तभी तो वो कहते हैं कि JCPOA जो था जॉइंट, वो जो ओबामा डील थी, ये इवेंचुअली मोर और लेस कहानी उसी जानिब जाकर ही बैठेगी, उससे ज़्यादा ईरान कुछ देने को तैयार है ही नहीं। और वो बेसिकली अगर लोगों दुनिया को ये लग रहा है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त डिक्टेट कर रहा है कि हाउ ये मुज़ाकरात किस जानिब जाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। ये आप इस वक्त जब से ये जंग के 3 महीने गुजरे हैं हर चीज़ ईरान डिक्टेट कर रहा है, जो अल्टीमेट चाहे वो मेज़ हो चाहे वो मैदान। जंग जीती ईरान ने है, ओवरऑल इंटरनेशनल इस पे लिखा भी ज़्यादा गया है, लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये बनता है कि अगर यूरेनियम के इशू को आप सॉर्ट आउट किए बगैर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एग्रीमेंट ना हुआ अगर फाइनल, तो दोबारा दोनों जो है वही पुराने वाली पोजीशन पे आ जाएंगे जो कि सीज़ फायर से पहले वाला मामला था। सीज़ फायर से पहले वाला मामला जंग है, तो जंग तो क्या ईरान अफोर्ड कर सकेगा या इवन अमेरिका अफोर्ड करता है? नहीं, मेरा तौर पर ख्याल ये है कि अगर प्रोफेसर जैंग जिन्होंने बड़ी मशहूरी बटोरी है ईरान जंग के दौरान, वो अभी भी इस बारे में अपनी पहली प्रेडिक्शन के ऊपर डटे हुए हैं कि ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी ही जाएंगी। उसकी वजह वही है जो बूट्स ऑन लैंड होगा, बूट्स ऑन ग्राउंड, और उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े इंडिकेटर नज़र आते हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त एक मैसिव मिलिट्री इंडक्शन ड्राइव चल रही है, 60,000 फौजी जो हैं उसका फिगर सामने आ रहा है कि जिनकी तैयारी की जा रही है एट द बैक एंड। अमेरिका इस टाइम को अपनी शिकस्त से सबक सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या इजराइल और इजरायली लॉबी ये काम कर रही है। ट्रंप का चूँकि मिड टर्म इलेक्शन आना है, तो ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा वैसे साइड स्टोरी है, मगर बहुत अहम बात यह है कि अमेरिका के अपने अंदर एक नया इनकलाब टाइप सीन शुरू हुआ है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की वजह से। और वो अमेरिका ना सिर्फ ये कि रिपब्लिकन की और ट्रंप की पूरी कैंपेन को उन्होंने ख़तरे में डाल दिया है, बल्कि डेमोक्रेट्स को भी वो वाइप आउट कर रहे हैं, जो ये ज़ोहरान ममदानी के साथ और बर्नी सैंडर्स के साथ चलने वाले लोग हैं। तो ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शंस न सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि उसने जीतना है या हारना है, अगर वो हार गया तो वो इम्पीच हो जाएगा प्रॉबेबली, तो इस वजह से ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर केसेस चलेंगे। ही वुड बी द सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत ही हाई स्टेक्स गेम है, इस वक्त बहुत डेलिकेटली पॉइज्ड है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सारे के सारे का स्टीयरिंग इस वक्त भी बेंजामिन नेतन्याहू या जिसको सेटनयाहू कहते हैं उसके हाथ में है। अब लेट्स सी वो इतनी आसानी से चीज़ें मनूवर कर लेगा, मुझे बताएं, इतना आसान नहीं होता। मतलब यूएस की पूरी एस्टेब्लिशमेंट भी बैठी है, उनको पहले पता है कि इट वाज नेतन्याहू या इसराइल जिसने अमेरिका को इस अनकॉल्ड फॉर जंग में झोंका। तो अब अमेरिका आप देखें उसकी तड़ियाँ ज़रूर लगाता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहा और ना करने के मूड में नज़र आता है हमें। तो क्या इसको दोबारा से वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएगा इसराइल के इसको ड्रैग बैक कर ले इनटू द वॉर? इसका प्रेसिडेंस हमें नज़र आता है, 2 दफ़ा इसराइल ये काम कर चुका है।
इसी जंग में अभी पीछे इसी साल एक जब उसने अटैक किया ईरान के ऑयल एसिड्स पे अमेरिका को बताए बगैर, ट्रंप ने कहा कि मुझे इस अटैक के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ईरान ने क्या उसके बाद कहा ओहो सॉरी जी अमेरिका आपको पता नहीं था इसलिए हम रिटेलिएट नहीं करेंगे? उन्होंने रिटेलिएट किया और जीसीसी के ऑयल हब्स को हिट किया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत जो है इनके एक और इनके अटैक कर किया था इजराइल ने, इनको बताए बगैर, और उसके ऊपर भी वो जो थे वो पीछे हट गए थे। उन्होंने कहा था जी हमें मालूम नहीं। तो 2 दफ़ा अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इजराइल ये काम कर चुका है। ईरान रिटेलिएट करेगा और फिर वो कहानी छिड़ जाएगी। सो देयर इज़ वेरी क्लियर प्रेसिडेंट कि ये होने का खदशा काफ़ी, इट्स अ वेरी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। देखिए एज ए होल अमेरिका अगर दोबारा से जंग में जाता है तो सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिकन पब्लिक जो है उसके अंदर एक पूरा अमेरिकन पब्लिक रिवोल्ट कर जाएगी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, अपने सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। तो देखिए मुझे तो लग रहा है कि नवंबर तक दोबारा अगर इवन सो मच सो यूरेनियम का इशू सॉर्ट आउट नहीं भी होता, फिर भी ये एग्रीमेंट जिस तरह प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट है, फाइनल एग्रीमेंट के दरमियान जो मामला है, तो इसको थोड़ा लिंगर ऑन कर लेंगे। 60 दिन को अनदर डेडलाइन फॉर 60 और 90 डेज़ की हो जाएगी और इसमें बातचीत चलेगी। खूबसूरत बात की आपने। दरअसल मैं ये अपनी तरफ से नहीं कहना चाह रहा था, मगर हकीकत यही है। और ये हमने ट्रेंड देखा है, एक ट्वीट के अंदर मैं 24 घंटे का टाइम देता हूं, फिर मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, फिर मैं ये, तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप विल ट्राई टू किक द कैन डाउन द रोड अ लिटिल बिट, और उस सब में वो कोशिश करेगा नेतन्याहू को संभालने के लिए, क्योंकि अब ये दोनों के एग्जिस्टेंशियल, नेतन्याहू वर्सेस ट्रंप इज द बिग गेम राइट। और मुझे लग रहा है कि आगे अपकमिंग इलेक्शन जो है इसराइल में भी, उसमें शायद नेतन्याहू फारग हो जाए। आप ये मत भूलें कि अगर गज़ा की ही हम बात कर लें, गज़ा में 70 से 75 हज़ार जो गाज़न जो हैं उनको शहीद किया है, उसमें इसराइल के अपने भी क्लोज टू 300 सोल्जर्स जो हैं दे लॉस देयर लाइव्स, और एक सोल्जर्स अकाउंट फॉर होता है इसराइल के हवाले से। और वहाँ की पब्लिक भी कह रही है कि अब अननेसेसरी है कि आपने एंगेज किया हुआ है अपने आप को गज़ा में, आपने जितना वहाँ पे बम्बार्टमेंट कर दी, बिल्कुल मलबा ही बना दिया, वहाँ से निकलें। वहाँ से इसराइल नहीं निकल रहा, और क्या निकलना है उसके बाद लेबनान में भी इसके काफ़ी सारे सोल्जर्स जो इसराइल के हैं वो भी मारे गए हैं उसमें। और घर के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एक अच्छा खासा रिवोल्ट है, एक पूरी बगावत कह लें, और इवेंचुअली वो टर्न आउट होगी उसमें जब वोट पड़ेगा और पब्लिक इसके अगेंस्ट वोट डालेगी। मैं आपसे इस पे ना एक क्लास क्विकली को हमारे पास लास्ट मिनट है। हाँ जी, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ जी। नेतन्याहू के पास बहुत क्लियर और बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव है। जो ज़ायनिस्ट लॉबी है और जो मेजॉरिटी उनकी ज़ायनिस्ट है, वो उनको ये बताता है कि जी मैंने गाज़ा भी आपके लिए, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के लिए गाज़ा भी खाली करवा दिया, लेबनान में भी करवा दिया, पॉपुलैरिटी ऑन द डिक्लाइन है वो आई अंडरस्टैंड, मैं उस टेकिंग दैट इनटू अकाउंट। बट जब आप राइट विंगर्स को सर्वे करते हैं, हमने वो पोल्स की डिफरेंस ट्रंप के मामले में भी देखी, ट्रंप वर्सेस हिलरी में, तो आई पर्सनली बिलीव, वैसे तो पोल्स आर इंडिकेटिंग कि ही माइट फेल, लेकिन मुझे ये लगता है कि बिकॉज ही उसने ज़ायनिज़्म के लिए बहुत काम किया है, तो शायद एक साइलेंट इस तरह के लोग, एक मेजॉरिटी बैठी है जो कि उसको दोबारा से वोट करने के लिए तैयार हो। राइट देखें, लेकिन फिंगर क्रॉस्ड जो कमिंग डेज़ हैं, ये जनाजे की तकरीबा जो रसूमात हैं ये हो जाएं, वंस दे आर डन। अगला जो राउंड है दोहा में, उससे हमें मेरा ख्याल है काफ़ी हम इन ए पोजीशन के उसका जो आउटकम होगा उससे हम कुछ गेस कर सकेंगे कि चीज़ें किस तरफ फर्दर बढ़ रही हैं। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।